नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नक्षत्र का अध्ययन। आज से जो दिसंबर माह में एग्ज़ाम होने वाला है नेट ज़ैरेब का, उसी दृष्टिकोण से हम यह टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें जो भी व्याख्या सहित प्रश्न हम देखेंगे, उसके उत्तर जो है व्याख्या सहित। ख़ास बात यह है कि नेट की तैयारी करते हुए और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह टेस्ट सीरीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम यह पढ़ा रहे हैं और ये सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? यानी भाषा के तौर पर अवधी भाषा का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है या किस रचना में किया गया है, या खालिक अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी, ऐसा भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो खालिक बारी यह इस ग्रंथ में सबसे प्रथम अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी इसके बारे में देखते हैं। खालिक बारी यह अमीर अमीर खुसरो की रचना है। यानी खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। अवध क्षेत्र में व्यवहारत बोली ही अवधी है कहलाती है। यानी अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को ही अवधी बोली कहा जाता है। अवधी की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषा वैज्ञानिकों के मत हमारे सामने आते हैं। यानी अवधी भाषा की उत्पत्ति पर यदि विचार किया जाए तो दो वैज्ञानिक जो है भाषा वैज्ञानिक, उनके विचार सामने आते हैं। यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधी या पूर्वी हिंदी को शोरसेनी एवं मागधी के बीच की आर्दो मागधी से उत्पन्न माना था। वही बाबूराव सक्सेना इसे कोसली से उद्धृत करते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न ऐसा बन सकता है, अवधी भाषा को कोसली भाषा किसने कहा? तो बाबूराव सक्सेना ने कहा। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। मूलतः अवधि के विकास को तीन काल, यानी अवधि के विकास को जो है तीन काल खंडों में विभागा गया है। तीन काल खंडों में विभाजित किया गया है अवधि के विकास को। वह कौन कौन से हैं? प्रारंभ क्या है? 1400 से, यानी 1400 ईस्वी सन से प्रारंभ हुआ है। फिर द्वितीय स्तर कहाँ से आता है? 1400 से लेकर 1700 तक, यानी जो भक्ति काल का समय है वही है, 1400 से लेकर 1700 तक। फिर 1700 से आज तक, यानी अवधि के विकास क्रम को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ कहाँ से होता है? ईस्वी सन 1400 से होता है। फिर द्वितीय कहाँ है? 1400 से 1700 तक है। और फिर तृतीय जो है 1700 से लेकर आज तक है। प्रारंभिक अवधि के उदाहरण, यानी प्रारंभिक अवधि भाषा में रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो पिपरवा, सोहगोरा, सारनाथ, रुमिन रुमदेई एवं गैरागढ़ के अभिलेख ये प्रारंभिक अवधि भाषा में आते हैं। अवधि का उदाहरण प्राकृत पैगलम, यानी अवधि भाषा में अवधि का जो उदाहरण है, यानी अवधि ग्रंथ भाषा में लिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो प्राकृत पैगलम, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता आदि ग्रंथों की भाषा में देखा जाता है। यानी इन ग्रंथों में भी अवधि भाषा यह देखी जाती है, पाई जाती है। यहाँ तक कि हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा में अवधि की ही प्रधानता, यानी जो हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में लिखान किया है, उन अपभ्रंश भाषा में भी अवधि जो है देखने को मिलती है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। यानी काव्य क्षेत्र में काव्य भाषा के रूप में अवधि भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो जो सूफी कवि थे उन्होंने किया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह हिंदी का जो है, जो इसका इसमें विकल्प है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उस विकल्प के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से हम देख रहे हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यानी हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसकी रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कब हुई है? 12वीं शताब्दी के आसपास। किसने? दामोदर शर्मा ने। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है, याद रखना। चंदायन चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। यानी हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? तो चंदायन है, जो मुल्ला दाऊद ने लिखा हुआ है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम वर्णित है।
मृगावती कुतुबन की रचना है, सन 1501 में लिखी गई है। यानी मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की है, 1501 में लिखित है। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम का वर्णन है। किसमें? मृगावती में। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह जो है 7 जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में यानी प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कितने? कुल 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। ये इसलिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, क्योंकि एक प्रश्न का अध्ययन कर रहे, एक प्रश्न पढ़ते हुए इतने सारे हम ये कर रहे हैं। ये वीडियो इस प्रकार बन रहा है, यहाँ मैं जो बना रहा हूँ ये हम ऐसे सभी भी वीडियो वैसे ही है। अब काम करते करते भी यह सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन सुन भी सकते हैं काम करते करते। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए, यानी जो राजभाषा आयोग स्थापित किया गया उसकी समीक्षा करने के लिए, जो भी सिफारिश की थी उसकी समीक्षा करने के लिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में, यानी जो 1957 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी उनकी समीक्षा करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता, यानी गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में कौन सी समिति स्थापन की गई थी? तो राजभाषा आयोग की समीक्षा करने के लिए स्थापन की थी, याद रखना। राजभाषा समिति का गठन किया गया। श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित, यानी राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित सिफारिशों के लिए किया गया था। कौन कौन से लिए किया गया था ये याद रखना, इसमें पूछा जा सकता है। संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो, यानी जो संघ की जो भाषा है वह संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना अधिक से अधिक होना चाहिए। उसके बाद राजभाषा की जो सिफारिशें थी वह पढ़ रहे हैं। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही, यानी संघ के कुछ काम या कुछ कामों के लिए सरकारी कामों के लिए राजभाषा के लिए मनाही की गई थी, यानी अंग्रेजी जो भाषा थी उसको नकारा गया था। संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी 1948 संविधान के अनुच्छेद 348 में कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए यह बताया है अनुच्छेद 348 में, याद रखना। संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप, यानी क्या है उसके बाद? तो ये क्रम लगाइए, यानी राजभाषा सिफारिशों का सही क्रम लगाइए, ऐसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। संघ के किसी कार्यों में जो प्रयोग अंक होते हैं उस अंकों का रूप क्या है यह। उसके बाद क्या है? अंतिमतः एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें यह बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले, यानी अंतिमतः क्या है? जो भी एक राज्य दूसरे राज्य से व्यवहार करता है या जो भी संवाद करता है वो धीरे धीरे करके अंग्रेजी को समाप्त कर वहाँ पर हिंदी की स्थापना हो जाए, यह अंतिम है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया, यानी 1955 को ध्यान में रखकर 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, यानी जो बघेली बोली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है?
तो यह जो है अर्धव मागधी से विकसित हुई बघेली बोली है, याद रखना। अभी इसके बारे में थोड़ा सा ये देखते हैं। बघेली बोली अर्धो मागधी से विकसित हुई है, यानी बघेली बोली जो है अर्धो मागधी भाषा से अर्धो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद रूप प्रचलित है, यानी उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद है या कितने रूप है, तो 7 रूप है, याद रखना। 7 रूप है। तो वो 7 रूप कौन कौन से हैं? शोरसेनी अपभ्रंश। अभी शोरसेनी अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी आती है? शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, यह जो है शोरसेनी अपभ्रंश में आती है, याद रखना। फिर उसके बाद है पैशाची अपभ्रंश, इसमें लहंदा एवं पंजाबी आती है। फिर है प्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी आती है। फिर खस अपभ्रंश में क्या है? पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी, ये किस में आती है? खस अपभ्रंश में। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी आती है। अर्धो मागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, यह भाषा जो है मागधी अपभ्रंश में आती है। अभी यहाँ पर घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, याद रखना। जो अपभ्रंश के 7 भेद कौन कौन से हैं? तो शोरसेनी, पैशाची अपभ्रंश, प्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धो मागधी और मागधी, यह जो है यह अपभ्रंश के 7 रूप है, 7 भेद है जो उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। और इन 7 भेदों में या 7 भागों में जो भाषाएं हैं या बोली भाषाएं हैं वो कौन सी है? तो शोरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती है। इसको याद रखने के ट्रिक भी हम बना सकते हैं। कैसे? पराग, यानी पराग का मतलब क्या है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यह शोरसेनी अपभ्रंश में पराग। इसकी शॉर्ट ट्रिक पराग। अभी शोरसेनी के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी आती है हमें याद नहीं है, लेकिन पराग यह शब्द याद करते हैं तो उसके हम लिख सकते हैं। पराग में से पश्चिमी हिंदी, रा में से राजस्थान और ग में से गुजरात, याद रखना, गुजराती। तो पैशाची अपभ्रंश में कौन सा है? तो पैशाची अपभ्रंश में है लहंदा पंजाब, लप, यानी लप। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? लप। फिर ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी एक ही है। फिर खस अपभ्रंश क्या है? पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, यानी पग, पराग, लप, पग। और ये पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? बबउअ, यानी बबउअ। इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है। ये शॉर्ट ट्रिक बनाकर हम यदि याद रखते हैं तो हमें तुरंत याद आता है परीक्षा में। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? 3 बोली। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां है वो कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अबच यानी क्या है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां हैं। इसको आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहिए। ये जो पढ़ रहे हैं हम, यह केवल नेट के एग्जाम से नहीं है, अन्य सभी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बघेली का अन्य नाम रिवाई है। अभी याद रखना, बघेली जो भाषा है, बघेली बोली का अन्य नाम क्या है? रिवाई, तथा उसकी उपबोली निबटा। यानी बघेली का अन्य नाम क्या है? रिवाई। उपबोली कौन सी? निबटा। यानी बघेली बोली की निबड़ा यह किस बोली भाषा की उपबोली है? तो यह बघेली बोली की निबड़ा उपबोली है, याद रखना। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन आकार बहुला बोली है, यानी उदासीन आकार बहुला बोली यह कौन सी है? तो यह बघेली बोली है, याद रखना। उसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो यह है झ, यानी हमारी जो जीवा है ऊपरी तालु को ऐसे स्पर्श करती है, तो स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी जो जीवा जो है ऊपरी तालु को अधिक समय तक स्पर्श करती है, उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और उच्चारण के बाद
वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब इस स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियों में है च छ ज झ, च छ ज झ, यह क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है। स कौन सा व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा जीवा दांत को स्पर्श करती है। यानी स का उच्चारण करते हुए जो सांस की जो ऊष्मा है वह जीवा और दांत को स्पर्श करती है। इसे दंतमूल भी कहते हैं, यानी स को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, दंतमूलक व्यंजन भी कहते हैं। ये अनस्त व्यंजन है, यानी ये कौन सा है? तो ये जो है अनस्त व्यंजन है। अनस्त व्यंजन के अंतर्गत यर लव, यानी अनस्त व्यंजन कौन कौन से है? यर लव, ये अनस्त व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। अभी प्रश्न ऐसा बन सकता है, यहाँ पर देखो, किन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है? तो कौन से व्यंजन है? तो वह अनस्त व्यंजन है, याद रखना। किंतु कहीं पूर्ण स्पर्श संघर्षी होता है, अंत ये चारों अनस्त व्यंजन है। अर्धव स्वर कहलाते हैं, यानी अनस्त व्यंजन भी है और अर्धव स्वर भी कहलाते हैं। न स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत त वर्ग, यानी न जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है और ये त वर्ग में आता है। कौन से? त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आने वाली ध्वनियां है, याद रखना। त वर्ग में आने वाले व्यंजन तथा ध्वनियां कौन सी है? त, थ, द, ध, न, ये जो है यहाँ त वर्ग में आने वाले व्यंजन है, ध्वनियां है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? यानी जो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित यह है ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस काल में इस ग्रंथ में या इस हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल का वर्णन किया है? तो इसमें 693 से लेकर 1693 तक इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 ई के कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है, जो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि, अर्थात यानी यह आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन है, जो 693 से लेकर 1693 तक है, अवधि को है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह कितने प्रकरणों में लिखा है? तो 7 प्रकरणों में लिखा है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है आजकल। इन्होंने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, यानी रामकुमार वर्मा ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और स्वयंभू मूलतः अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693, यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है? तो 693 से माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादत तासी ने किया। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया है? फ्रेंच के जो विद्वान है गारसादत तासी, इन्होंने किया है। तासी के पुस्तक का नाम है, जो गारसादत तासी ने लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, यह इसका नाम है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, यानी जो तासी का ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेतर एंदुई एंदुस्तानी, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952, यानी इसका अनुवाद कब प्रकाशित हुआ है? 1952 में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ है, यह सबसे उच्च या सबसे अच्छा प्रथम माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है, यानी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ है, याद रखना, इस पर प्रश्न बन सकता है। अभी हाल ही में हम एक जगह पर इंटरव्यू के लिए गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
तो वहाँ पर मुझे हिंदी साहित्य का कालक्रम पूछा था। तो यहाँ पर कभी भी यदि कालक्रम पूछते हैं इंटरव्यू में, तो बताते समय रामचंद्र शुक्ल का संदर्भ के साथ बताना। सीधा रामचंद्र शुक्ल का बता नहीं सकते, तो ऐसे बता सकते हैं यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का कालक्रम बहुत सारे विद्वानों ने किया है, उसमें से रामचंद्र शुक्ल का मुझे संगत लगता है, ये बताकर फिर उसका कालक्रम बताना चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब्जन मीठा ते तैसन जंपव अवहटा किसने कहा? एक ये उक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है, याद रखना। देसिल बैना सब्जन मीठा ते तैसन जंपव अवहटा, पंक्ति विद्यापति की है। पंक्ति का आशय है, यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो पंक्ति का अर्थ है देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। यानी जो देशी भाषा है, अपनी बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा है, वह सबको अच्छी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला मिला हुआ है जैसे मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश के भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा, यानी विद्यापति ने अपभ्रंश से जो भिन्न भाषा है उससे बोलचाल प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, फास्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक है। बालचंद बिजावई भाषा दूहू नहीं लगई जुहन हासा, ये पंक्ति विद्यापति की है। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए जिन्होंने सन 1933 में श्रावकाचार्य ने देवसेन ने को श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की। ये किसके दोहों में लिखाई है, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जिन शासन भाषेऊ सो मई कहो सार, जो पाइल सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू, यह जो है ये इसमें श्रावकाचार्य की पंक्ति है। गोरखनाथ का नाथ पंथ, यानी गोरखनाथ का जो है नाथ पंथ है बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ कहाँ से निकला है? बौद्धों की जो व्रजयान शाखा थी उससे निकला हुआ है। इसकी पंक्तियाँ है, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो खेले तब अंतरी बसे भंडारा। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन सिद्ध हेम, यानी हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ है वो कौन सा है? शब्दानुशासन तथा सिद्ध हेम प्रसिद्ध नाम से है। अन्य पुस्तक है, यानी हेमचंद्र की अन्य पुस्तक कौन सी है? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देशी नाममाला कोश, यह किसके है? तो यह हेमचंद्र के ग्रंथ है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किसने किया? किस रचना में? यानी राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से, यानी राधा की जो प्रेम संवेदना थी इसके माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयास किस रचना में है? तो यह जो है यह कनुप्रिया रचना में है। ऑप्शन क्रमांक डी आपका सही होगा। तो इसके बारे में हम भी पढ़ते हैं, कनुप्रिया किसकी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर जानते हुए अन्य जो उसके आधार पर प्रश्न बन सकते हैं, इसका भी एक सटीकता से यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। रचना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं करेंगे। कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया है। कि कौन सी रचना है? कनुप्रिया। इसका प्रकाशन 1959 में, यानी कनुप्रिया रचना का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1959 में हुआ है। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप में नहीं, यानी यह पूर्व मान्य रूप में नहीं है, एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य है जिसमें कृष्ण के साथ बीती राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न परिस्थितियों को रूप देना ही कवि को अभिप्रेत है। कोई कथा कहना नहीं, यह एक ऐसा प्रबंध काव्य, यानी कनुप्रिया कौन सा काव्य है? एक प्रबंध काव्य है कनुप्रिया, जो आधुनिक शिल्प और भावबोध दोनों को आत्मसात कर सका। कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है, यानी शिल्प के कारण और ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन था लोकायतन। लोकायतन यह 1964 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत का प्रबंध कृति है, प्रबंध काव्य है, जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता पहले और बाद की कथा गाई है। यह 2 खंडों में विभाजित है, यानी लोकायतन यह सुमित्रानंद पंत का 1964 में प्रकाशित है और ये 2 खंडों में विभाजित है, याद रखना। उसके बाद आता है आत्मजयी। आत्मजयी 1965 में
कुंवर नारायण की प्रबंध कृति है यह कंठो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। यानी जो आत्मजयी काव्य है या आत्मजयी कृति है, प्रबंध कृति है, यह कंठो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात, यानी नरेश मेहता की एक रचना है संशय की एक रात, जो 1962 में राम मन के संशय को चिन्हित किया गया है। नरेश मेहता की अन्य कृतियाँ भी, नरेश मेहता की अन्य कृतियाँ कौन सी है? वन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सव आदि। यह किसकी है? तो यह नरेश मेहता की कृतियाँ है, ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं, केवल हम यहाँ पर आधे घंटे का ही लेक्चर आज ले लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट किस विधा की रचना है? यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट, यह उपन्यास विधा की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट, यह उपन्यास विधा की रचना है। अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के अन्य जो रचनाएं हैं उसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। उनकी उपन्यासों में है अधखिले फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है। अधखिले फूल में टेढ़ हिंडी का टाट 1899 में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध रचना है। टेढ़ हिंडी का ठाट कालक्रम में पूछा जाए तो क्या है? अधखिले फूल 1970 नहीं, कालक्रम अधखिले फूल 1970, इसमें क्या है? अधखिले फूल में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम है। धार्मिक अंधविश्वासों का कौन सा गलत परिणाम पड़ता है समाज पर, इसका अधखिले फूल में वर्णन है। उसके बाद है टेढ़ हिंडी का टाट, इसमें 1899 जो इनकी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध रचना है। हरिओद जी का जन्म, यानी हरिओद का जन्म कब होता है? 1865 में, और मृत्यु जो है 1947 में। हरिओद यह द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि है, यानी द्विवेदी युग के हैं। साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। इनके काव्य ग्रंथ है, अभी हरिओद के काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित है। पद्म प्रवसून 1925, चुपते चौपदे चौखे चौपदे 1932, बोलचाल रस कलश तथा वैदेही वनवास 1740 प्रसिद्ध है। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। रस कलश की रचना ब्रज भाषा में हुई है, यानी रस कलश की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में हुई है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना खड़ी बोली में है, यानी वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, यह दो ग्रंथ हरिओद के खड़ी बोली में लिखित है। इनको कवि सम्राट की उपाधि मिली है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मिला था। इसी प्रकार चुपते चौपदे, चौखे चौपदे और बोलचाल मुहर्रीदार भाषा में रचित है। चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, यह बोलचाल और मुहर्रीदार भाषा में रचित एक सफल काव्य कृति है हरिओद की। उसके बाद अगला प्रश्न है, चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? यानी कि किन के पत्रों का संग्रह? यहाँ पर गलत हुआ है पात्र, लेकिन ये पत्रों का है। किसके पत्रों का संग्रह है? चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, तो ये रेणु जी के पत्रों का संग्रह है। चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे रेणु के पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन भारती अय्यावर ने किया, यानी रेणु का जो चिट्ठियों का पत्रों का संपादन था, कौन से? चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, इसका संपादन किसने किया है? तो भारती अय्यावर ने किया है। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के पत्र रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतर्गत और विश्वसनीय दस्तावेज है। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद आज्ञे, यानी याद रखना, चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे का संपादन भारती अय्यावर ने किया। उसके बाद कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद आज्ञे और नंदकिशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे। आगे के पत्र का संपादन, यानी आगे के पत्र का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने आगे के पत्रों का संपादन किया है, याद रखना, पूछा जा सकता है।
विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है, यानी विद्यानिवास मिश्र कौन से निबंधकार है? तो ललित निबंधकार है। इनके ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी, यानी विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह के नाम क्या है? तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छाह उल्लेखनीय है। नागार्जुन के पत्रों 1987 का संपादन नरेंद्र कोहली, यानी नागार्जुन के पत्रों का संपादन किसने किया है? तो नरेंद्र कोहली ने किया है 1987 में। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, यानी जो नवीनतम विधाओं में से एक है पत्र साहित्य। सबसे कम समृद्ध है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ साथ आरंभ हुआ होगा, किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उनके कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं है। यानी एक नया इसमें आया है गद्य साहित्य में पत्र का। आज की इसका यह हम अंतिम प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर हम रुकेंगे, बाकी का जो भी होगा आगे के इसमें होगा। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? यानी किस विद्वान का यह कथन है? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, तो यह भट्ट ललोट का कथन है। भट्ट ललोट का कथन है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह मत भट्ट ललोट का है। इसके वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है, यानी निष्पत्ति शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भरत मुनि ने किया है, और भरत मुनि ने उनके जो रस सूत्र ग्रंथ था उसमें किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र्य निष्पत्ति भरत मुनि के प्रवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार निम्न है। इनके आधार क्या है? भट्ट ललोट का सिद्धांत कौन सा है? तो भट्ट ललोट का सिद्धांत था उत्पत्ति या आरोपवाद, यानी उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत किसका है? तो भट्ट ललोट का है। और इसके भट्ट ललोट या उत्पत्ति सिद्धांत पर किसका मत था? तो मीमांसा दर्शन था। शंकुक का सिद्धांत कौन सा है? तो अनुमतिवाद है। शंकुक ने अनुमतिवाद सिद्धांत माना और इसमें न्याय दर्शन बताया है। भट्ट नायक का है जो भुक्ति या भोगवाद, जो साक्य दर्शन में आता है। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, यानी अभिनव गुप्त का कौन सा है? तो अभिव्यक्तिवाद है। शैव दर्शन, याद रखना ये मिलान करने में पूछा जाता है। भट्ट ललोट उत्पत्ति या आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, ये जो है याद रखना। फिर उत्पत्ति या आरोपवाद में कौन सा दार्शनिक मत है? मीमांसा दर्शन। अनुमतिवाद में न्याय दर्शन, भुक्ति या भोगवाद में साक्य दर्शन और अभिव्यक्तिवाद में शैव दर्शन आता है। आचार्य भट्ट ललोट को भरत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता, यानी भरत मुनि के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भट्ट ललोट है, याद रखना। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अनुत्पत्ति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्ट ललोट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद में रस के मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक रामादि में रहता है और गौण रूप में नट में बनता है। ये जो है यहाँ पर हम रुकते हैं, इसके आगे का जो भी है ये हम आगे की इसमें बनेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।